Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss glycolytic pathway or glycolysis. Or if I want to improve my topic title, I wrote it down: the sweet science unpacking the magic of glycolysis. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लेजेस मीन्स द ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर जो है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है फॉर द पर्पज़ टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि हम जो है जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो हमें एटीपीज मिलते हैं और एटीपीज जो है हमारी एनर्जी करेंसी है। हम उसी एटीपी की फॉर्म में सिर्फ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो है किसी दूसरी फॉर्म में एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट लेते हैं द स्वीट साइंस। तो द स्वीट साइंस जो है मैंने इसलिए इसको बताया हुआ है कि ग्लूकोज जो है और उसका टेस्ट ही स्वीट होता है, ठीक है। और इसको मैं साइंस में इसलिए स्वीट कहता हूँ कि ये एक यूनिक सा प्रोसेस है जिसमें एक एक स्टेप जो है अलग अलग एंजाइम जो है उसकी ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स हमें डिफरेंट एनर्जी जो है देती है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो है ये मैंने पहले ही भी बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है हम एटीपी एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो ये 10 स्टेप प्रोसेस है और ये 10 स्टेप प्रोसेस में जो है एट द एंड हमें पायरुवेट मिलता है। लेकिन हमें पायरुवेट जो है कितना मिलता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट हमें मिलते हैं। क्योंकि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप देखो तो ये 6 कार्बन होते हैं और पायरुवेट हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो इसलिए जो है 2 पायरुवेट हमारे पास बनते हैं। दूसरी बात जो है हमारे पास ओवरऑल जो है इस प्रोसेस में तकरीबन 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन हम इसको नेट गेन में 2 कहते हैं। नेट गेन में हम 2 एटीपी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारे पास दूसरा ग्लाइकोलिसिस साइकिल स्टार्ट होता है तो 2 एटीपी जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो है बनते 4 हैं, लेकिन नेट गेन में हम कहते हैं कि हमारे पास 2 एटीपी जो है हमारे पास नेट गेन आ गया। So now we will move to the cycle, the pathway of glycolysis. So if you look at the picture, so you will see in the first step we got glucose in the blood and exokinase act in that glucose and utilize one ATP molecule to form glucose 6 phosphate. तो यहाँ पर ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है फूड से, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है एक्सोकाइनेट जो है फॉस्फोराइलेट करता है, मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट जो है वो 6 नंबर कार्बन पर इसको फॉस्फेट ऐड करता है। फॉस्फेट कहाँ से आता है? जब एटीपी की ब्रेक डाउन होती है तो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होता है, ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट में चला जाता है और 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर जो है वो अटैच होता है। So this is our first step in glycolysis. That glucose, we got glucose in the blood, and that glucose is phosphorylated by hexokinase by utilizing one ATP molecule. Next, in the next step, you can see that glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. So glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate are the isomers of each other, and here phosphoglucose isomerase act on the glucose 6-phosphate molecule to form the fructose 6-phosphate. तो यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है बहुत इजी स्टेप है कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ये दोनों जो है आइसोमर्स है और इस पर जो है आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर इन द थर्ड स्टेप यू कैन सी दैट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फॉस्फोराइलेट द फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बाय द एडिशन ऑफ अनदर फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट पर जो है एक और काइनेज जो है एक्ट करता है, एटीपी को यूटिलाइज करता है और दूसरा फॉस्फेट जो है 1 नंबर जो कार्बन है फ्रुक्टोज का वहाँ पर फॉस्फेट ऐड करता है। तो हमारे पास फ्रुक्टोज 6-बाई-फॉस्फेट बनता है कि एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 नंबर कार्बन पर इसको अटैच है फॉस्फेट, बल्कि 6 नंबर कार्बन पर इसको अटैच है फॉस्फेट, तो इसलिए इसको हम बाई-फॉस्फेट कहते हैं। तो हमारे पास जो है थर्ड नंबर स्टेप में जो है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट बनता है बाय द एक्शन ऑफ काइनेज एंजाइम बाय यूटिलाइजिंग वन अनदर एटीपी मॉलिक्यूल। So if you look at the picture and if you think about the whole process, so you will see there is the utilization of 2 ATP molecule occur here at the third step of the glycolysis cycle.
सो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में इसी थर्ड स्टेप पे अगर आप देखो तो हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज हुए हैं। सो नेक्स्ट फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज एक एंजाइम होता है। ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप यहाँ पर देखो 4 नंबर स्टेप में, तो ये एल्डोलाइज एंजाइम जो है ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट को जो है 2 में कन्वर्ट कर देता है। 2 में मीन्स कि हमारे पास जो है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के साथ 2 फास्फेट थे और एक जो है फ्रक्टोज था। तो फ्रक्टोज 6 कार्बन होता है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3 कार्बन जो है होता है, तो एक 3 कार्बन जो है बनाता है, उसके साथ एक फास्फेट जोड़ देता है। ठीक है, और जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो ग्लाइसरल्डिहाइड भी 3 कार्बन है और इसके साथ एक फॉस्फेट जो है ये छोड़ देता है 3 नंबर कार्बन पे। ठीक है, तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या इसको हम शॉर्ट DHAP कहते हैं, और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दिस इज द हाफ वे ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे और द ग्लाइकोलाइसिस। ये जो है यहाँ पर जो है हम आधा जो साइकिल है यहाँ तक जो है हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग पेज। एनर्जी रिलीजिंग पेज मीन्स कि यहाँ पर 2 ATP, यहाँ तक हमारे 2 ATP यूटिलाइज हुए। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं 6 नंबर स्टेप जो आता है, 5 नंबर स्टेप आता है, तो इसके बाद हम एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि एनर्जी जनरेटिंग पेज। ओके, तो यहाँ पर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों जो है ये आइसोमर्स है। ठीक है, और इसका जो एंजाइम आइसोमरेज है, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, ये दोनों को एक दूसरे को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास DHAP है तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बन सकता है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से DHAP भी बन सकता है। लेकिन आप जो है सिनारियो को देखो तो हमारे पास DHAP जो है आगे कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पास ये DHAP जो है कहाँ पर यूज़ होगा, इसी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा मैं आगे बताता हूँ। जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है हमारे पास, ये जो है फर्दर जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाएगा, 6 नंबर स्टेप में जाएगा। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जब साइकिल जो है कंप्लीट करेगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, तो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगर बचेगा और हमें एनर्जी की ज़रूरत और होगी। ठीक है, हमारे पास पायरुवेट की जो है ज़रूरत होगी, तो ये DHAP दोबारा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट होगा आइसोमरेज एंजाइम और दोबारा जो है इस साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारे पास जो बना था वो फर्दर जो है इस साइकिल को जो है आगे लेकर जाएगा। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इस पर जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा और इसे एक हाइड्रोजन जो है रिमूव करेगा। जब इसे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये NAD प्लस जो हम कहते हैं कि NAD निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, और इसको जो है ये ऑक्सीडाइज स्पीशी है NAD प्लस, तो इसको हम जो है ये हाइड्रोजन जो है इसको रिड्यूस करेगा, NADH में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास एक NADH बन गया। फिर मैं NADH को बताऊंगा कि NADH आगे जो है क्या काम करता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जस्ट ये याद रखो कि NAD प्लस हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ और हमारे पास NADH होता है रिड्यूस स्पीशीज। ओके, तो जब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होगा ग्लाइसरल्डिहाइड से और वो NAD को जो है रिड्यूस करेगा, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बनेगा उसको हम कहेंगे 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, अभी 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट पर फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एक्ट करेगा और इससे एक फॉस्फेट जो है रिमूव करेगा। 1 नंबर इसका जो कार्बन है उससे जो है एक फॉस्फेट रिमूव होगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, और जो ATP जो फॉस्फेट जो है रिमूव हुआ वो क्या करेगा, वो ADP के साथ जो है वो ADP को फॉस्फोराइलेट करेगा और डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बनाएगा। तो ये पहला स्टेप है कि हमारे पास जो है ग्लाइकोलिसिस में ATP बनता है। ठीक है, अभी जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बच गया है, तो ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट पर जो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एक्ट करेगा। ठीक है, और इससे बनाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जस्ट जो हमारे पास फॉस्फेट अटैच है 3 नंबर कार्बन पे, वो चेंज होगा 2 नंबर कार्बन पर, यही चेंज आएगा। और म्यूटेज का मतलब ये है कि चेंज, म्यूटेशन का मतलब ये है कि चेंज, तो जो म्यूटेज एंजाइम है वो चेंज लाएगा। चेंज कैसे लाएगा, जस्ट फॉस्फोग्लाइसरेट हमारे पास प्रेजेंट है, फॉस्फोग्लाइसरेट का 3 नंबर कार्बन से फॉस्फेट को उठाएगा और 2 नंबर कार्बन पे अटैच करेगा। क्यों, बंदे के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों, तो इसलिए कि हमारे पास जो
एनोलेज एंजाइम है वो 2-पास्फोग्लाइसरेट को जो है उससे प्रोडक्ट बना सकता है, वो उसका सबस्ट्रेट है 2-पास्फोग्लाइसरेट, 3-पास्फोग्लाइसरेट को ये जो है यूटिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए 2-पास्फोग्लाइसरेट का कन्वर्जन जो है वो ज़रूरी है। फिर एनोलाइज एंजाइम 2-पास्फोग्लाइसरेट को जो है पर एक्ट करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव करेगा, रिलीज़ करेगा और हमारे पास जो है पास्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा। अभी हमारे पास पास्फोइनोल पायरुवेट जब बनेगा तो इसके बाद पायरुवेट काइनेज इस पर एक्ट करेगा, इससे फास्फेट को रिमूव करेगा और उस फास्फेट से एडीपी को फास्फोराइलेट करेगा और एडीपी से एटीपी बनाएगा और हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, पायरुवेट। तो हमारे पास अगर आप लोग देखो तो हमारे पास 2 एटीपी बन गए। कितने एटीपी बन गए? 2 एटीपी बन गए, ठीक है। और मैंने आप लोग को एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल कहा था कि हमारे पास एटीपी कितने बनेंगे? 4। तो अभी सोचो कि पोर कैसे बनेंगे। मैंने बताया भी है, इसी लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया भी है कि पोर कैसे बनेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो हमारे पास रह गया था, ये दोबारा जो है आइसोमरेज के थ्रू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर कहाँ जाएगा? फिर इसी साइकिल को जो है दोहराएगा। तो हमारे पास 2 एटीपी और बनेंगे, ठीक है। और हमारे पास कितनी पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से और एक DHAP। जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होगा तो पायरुवेट बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 ATP बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। और हमारे पास 2 ATP जो है एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल जो है वो यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर NAD का मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो हमारे पास NADH बन गए तो NADH इक्वल होता है अबाउट 3 ATPs, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जो है 7 ATP बनेंगे, नहीं। हमारे पास एक NADH मॉलिक्यूल बन गए और NADH का क्या काम करेगा? NADH जब ये जो एनर्जी सिंथेसिस फेज है, एनर्जी सिंथेसिस प्रोसेस है, जिसमें जो लास्ट जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे। तो ये NADH या FADH2 जब हमारे पास क्रिप्स साइकिल में बनता है तो ये NADH और FADH2 जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फीड करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैसे फीड करता है? अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। और ये फिर जो है NAD+ और FAD+ बन जाते हैं। तो NAD+ FAD+ क्या है? ऑक्सीडाइज स्पीशीज़ है। तो ये ऑक्सीडाइज स्पीशीज फिर आके क्रिप्स साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस में जो है NADH FADH2 में फिर कन्वर्ट होंगे, रिड्यूस स्पीशीज बनेंगे और फिर जो है जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फीड करेंगे, दोबारा जो है ऑक्सीडाइज होंगे, दोबारा जो है क्रिप्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये NADH NAD+ FADH2 FAD+, इसका जो है बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रिप्स साइकिल हो रहा है और हमारे पास ऑक्सीडाइज जो है वो स्पीशी NAD+ और FAD+ नहीं है, तो क्या होगा? हमारे पास जो है ऑक्सीडाइज स्पीशी है, रिड्यूस स्पीशी है, ठीक है। और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, हमारे हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में जो है तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइज स्टेज है NAD+ FAD+ ज़रूरी है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है तो हमारे पास वहाँ पर रिड्यूस्ड चाहिए NADH+ और NADH और FADH2, ये रिड्यूस फॉर्म में चाहिए होते हैं कि वहाँ पर जो है साइकिल को फीड करे। तो इट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. Didn't understand any step or anything, you can just write in the comments, you can post in the comments, or you can just reverse your video and hear that point again. Okay, so thank you for listening. Allah Hafiz.